हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमन इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमारा लेसन 13 चल रहा था। लेसन 13 की ये दूसरी वीडियो है, लेसन नाभिक। तो इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें हमने बेसिक जानकारी दी थी नाभिक के बारे में, नाभिक की खोज कैसे हुई, समस्थानिक, समबारिक, सम न्यूट्रॉनिक के बारे में बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को लगभग खत्म ही करा देंगे, लगभग क्या पूरा खत्म करा देंगे। इसमें ये टॉपिक लिख दिए है मैंने, ये सारे टॉपिक आज क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो पूरा देखना, क्योंकि यहां से आपका 4 नंबर का प्रश्न में आएगा। क्योंकि नाभिक और आपका परमाणु ये 2 चैप्टर आपके 4-4 नंबर के आते हैं। तो यानी कि 8 नंबर की पूरी यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर रहते हैं आपके, नाभिक और परमाणु। परमाणु 4 नंबर का, 4 नंबर का ये, तो 4 नंबर का आएगा इस चैप्टर में से। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने लिख दिए। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक। तो आज ये सारे के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, एक एक करके सभी को समझते हैं। राइट, चलिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यूक्लियन। हाँ, ये वाला नाभिकीय बल को भी आप इंपोर्टेंट कर लेना। पहले पढ़ते हैं हम न्यूक्लियन क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते हो, स्टूडेंट्स में कौन कौन आ सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं स्टूडेंट्स में क्या आ जाएंगे, आपके गर्ल्स भी आ जाएंगी और आपके बॉयज भी। यदि मैं कहूं एक स्कूल है और स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब क्या कह रहा हूं मैं, स्टूडेंट एक नाम दे दिया मैंने। मैं कहूंगा कि उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, या 10 लड़की हैं, 5 लड़के हैं, तो मैं उनको एक साथ बोल दूं कि उसमें 15 स्टूडेंट्स हैं। मैं कह रहा हूं एक क्लास में 5 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल मिला के 15 हो गए। तो मैं एक बार में कह सकता हूं ना इनको कि उस क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं। समझ रहे हो बातों को। तो वही चीज भैया, ये न्यूक्लियन जो होता है, न्यूक्लियन वर्ड कोई अलग चीज नहीं है। न्यूक्लियन का मतलब क्या है, न्यूक्लियन, ध्यान से समझ लेना। न्यूक्लियन का मतलब है कि नाभिक में क्या चीज पाई जाती है। नाभिक में आपका क्या चीज पाई जाती है, नाभिक में आपका 2 चीजें पाई जाती है। आपका एक न्यूट्रॉन पाया जाता है और एक उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो ये दोनों चीजों को, यानी कि नाभिक में उपस्थित मूल कणों यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं इसके योगफल को, यानी कि नाभिक में उपस्थित मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। जैसे कि क्लास में उपस्थित लड़के और लड़कियों को हम बोलते हैं, लड़का और लड़कियों के योगफल को बोलते हैं हम स्टूडेंट। ठीक उसी प्रकार से हम नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम बोलते हैं न्यूक्लियन। तो अब जब मैं कभी न्यूक्लियन बोलूं तो आप समझ जाना मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मिक्सचर की बात कर रहा हूं, दोनों के योगफल की बात कर रहा हूं। राइट, तो न्यूक्लियन समझ में आ गया। न्यूक्लियन, व्हाट इज द न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन समझ में आ गया। न्यूक्लियन क्या है कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। जिस तरह से एक क्लास में उपस्थित लड़के और लड़कियों के योगफल को हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन कह सकते हैं। राइट, चलिएगा, इसको हम खत्म कर देते हैं। अब आते हैं ये नाभिकीय बल क्या होता है। देखिएगा, ध्यान से समझेंगे नाभिकीय बल क्या है। नाभिकीय बल, तो जैसे कि हमारे पास में एक नाभिक है और नाभिक में क्या चीज रहती है, नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 चीजें पाई जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक प्रोटॉन होगा उसमें, भाई नाभिक में 4 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन भी 4, 6, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं। आप ये भी जानते हो कि प्रोटॉन, जैसे कि मैं कह रहा हूं एक नाभिक है और नाभिक में कितने हैं, इसमें ये प्रोटॉन बना दिए मैंने नीले नीले से, ये प्रोटॉन है इसमें, और एक इसमें लाल लाल से ये आपका क्या है, ये आपका न्यूट्रॉन है। 3 न्यूट्रॉन है इसमें, ये आपका क्या है, प्रोटॉन है, और ये आपका क्या है, न्यूट्रॉन है। ध्यान से समझना जरा, ये नाभिक है एक। अब इस नाभिक में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 4 इसमें प्रोटॉन है, 3 इसमें न्यूट्रॉन है। ओके, हम समझ गए। अब ये तुमने देखा होगा कि एक परमाणु जो होता है, परमाणु के बीचों बीच में नाभिक होता है, और नाभिक में बहुत सारे यहां पे क्या है, प्रोटॉन है इसमें, और बहुत सारे इसमें क्या हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, 1, 2, 4, 6 जितने भी। ठीक है, चलिएगा। अब ये चीज बताओ कि ये जो प्रोटॉन है इस नाभिक से बाहर मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते। प्रोटॉन नाभिक के अंदर ही उपस्थित रहते हैं।
न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर उपस्थित रहते हैं। जबकि आप जानते हो कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज रहता है, जीरो चार्ज रहता है। और आप ये भी जानते हो कूलाम के नियम से कि जब दो पॉजिटिव आते हैं पास में तो उनके बीच में कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है, नहीं ये एक दूसरे को अपने से दूर करते हैं। तो भैया ये नाभिक में प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, और प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और दो या दो से अधिक भी प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। तो मतलब क्या, मतलब ये कि नाभिक के अंदर ऐसी तो कोई ना कोई चीज है जो प्रोटॉन को, यानी कि जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं उनको भी जोड़े रख रही है। कोई चीज तो ऐसी है ना, तो उसी चीज को हम बोलते हैं नाभिकीय बल। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों को और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखने वाले बल को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। तो भाई इसमें कुछ ना कुछ तो बल या कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा होगा ना, जो यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को आपस में जोड़े रख रहा है, आपस में बांधे रख रहा है, आपस में एक जगह स्थिर रख रहा है, यानी कि ये नाभिक से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उसी बल को हम बोलते हैं नाभिकीय बल। अब पेपर में राइट कैसे करना, आपको लिखना कैसे है पेपर में, तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अर्थात नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने वाले बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। या यूं कह दिएगा, नाभिकीय बल एक ऐसा बल रहता है जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों अर्थात न्यूक्लियनों को आपस में जोड़े रखता है, आपस में बांधे रखता है। तो नाभिकीय बल क्या है, नाभिकीय बल एक ऐसा बल होता है जो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को आपस में जोड़े रखता है, न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखता है। उस बल को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। अब नाभिकीय बल की कुछ अपने आप में प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये यानी कि हमारे प्रकृति में 4 बल पाए जाते हैं। तो ये नाभिकीय बल क्या है कि ये सबसे प्रबल बल माना जाता है। ठीक है, प्रबल माना जाता नहीं, प्रबल बल ही होता है। अब लगा लो ये कितना प्रबल होगा, समझ रहे हो बातों को। जो चीज दो प्रोटॉन जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, एक दूसरे को दूर भगा देती है, उसको भी ये आपस में जोड़े रख रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रबल बल होगा। ऐसा समझिएगा कि 2 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को बैरी दुश्मन है, और उनको कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो दोनों को एक जगह बोले उनसे हाथ हैंड शेक करवा दे, तो मतलब समझ जाओ कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। समझ रहे हो बातों को, तो वो चीज है। चलिएगा, तो ये चीज समझ में आ गई बात। अब इसके कुछ पढ़ लेते नाभिकीय बल के गुण, पढ़ लेते नाभिकीय बल के गुण क्या हैं। छोटे से 4-5 पॉइंट हैं, बाकी तो नोट्सों में दूंगा, तो वहां से याद कर लेना। देखिएगा, पहला ये कैसे अत्यंत प्रबल बल होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत प्रबल बल होता है ये बल। कैसा होता है, प्रबल होता है, प्रबल आकर्षण बल, ऐसे बोलिएगा। यह अत्यंत आकर्षण बल होता है, अर्थात प्रबल आकर्षण बल होता है। ठीक है। दूसरा, ये सोच रहे हो ना, इन पर गुरुत्वीय बल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन पर वैद्युत बल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आवेश पर भी निर्भर नहीं करते, तो ये केंद्रीय बल भी नहीं होते, तो इनका मतलब सबसे अलग ही अस्तित्व है। ठीक है, ये किसी भी बल को लाई नहीं करते हैं, ये अपने आप में बिल्कुल सेपरेट बल है। बोलते हैं ना, बिल्कुल हम तो अलग हैं, सबसे दूर सी दुनिया का आया हुआ एलियन है ये। तो देखिएगा, तो इसका तो इसमें नहीं, ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है, ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, ये वैद्युत बल नहीं होते हैं। ये नो सोच रहे हो कि ये वैद्युत बल है, जो आवेश पर निर्भर नहीं करता, तो वैद्युत बल भी नहीं है। अब सोच रहे होंगे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल होगा, नहीं भाई, ये गुरुत्वाकर्षण भी बल भी नहीं होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं होते हैं। ये केंद्रीय बल होंगे, नहीं, ये केंद्रीय बल भी नहीं होता है। ठीक है, पर ये बहुत तीव्र बल होता है। कैसा होता है, बहुत तीव्र बल होता है। तीव्र बल का मतलब बहुत ज्यादा, प्रबल में लिख तो दिया, ये प्रबल आकर्षण बल होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल बात ये है कि 4-5 पॉइंट लिख देने, ये केंद्रीय बल भी नहीं होता, ये गुरुत्वीय बल भी नहीं होता, ये वैद्युत बल भी नहीं होता, ये आवेश पर भी निर्भर नहीं करता है, ये कैसा होता है, प्रबल आकर्षण प्रकृति का होता है। राइट, तो ये आपके कितने 4-5 पॉइंट हैं। ये बल प्रबल आकर्षण होते हैं, ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, ये बल वैद्युत आकर्षण बल भी नहीं होते हैं, यह बल वैद्युत बल नहीं होते हैं, ये बल केंद्रीय बल भी नहीं होते हैं, ये बल गुरुत्वाकर्षण भी बल नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं भाई, ये अपने आप में एक नए बल ही होते हैं, यानी कि ये प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों में से एक बल होता है। प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। तो आपसे मेरा यही क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोको, कमेंट करना कि प्रकृति में कौन कौन से 4
मूल बल पाए जाते हैं, मैंने 4 बता दिए। तो चारों के नाम आपको लिखना है कि वो कौन कौन से 4 बल हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो 4 अपने आप में अलग अलग हैं बिल्कुल। चलिएगा, तो ये आपके 3 टॉपिक क्लियर हो गए। अब बात करते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आगे इसको मैं मिटा देता हूं, फिर आगे समझते हैं आपके द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को। तुमने कभी देखा, आपने रोटी खाई तो क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। और सुबह आपने रोटी खाई, एनर्जी आई, आपने काम किया, दिन भर खेतों में काम किया या कोई मतलब कुछ भी काम किया, फिजिकली कुछ वर्क किया, तो शाम को जाके कैसे हो जाएगा, मुरझाए से हो जाएगा, थोड़ी थकान सी हो जाएगी, फिर से रोटी खाओ, फिर से एनर्जी आ जाएगी। मतलब आपने द्रव्यमान अपने अंदर डाला और एनर्जी आ गई। आपने सेब खा लिया, संतरा खा लिया, कुछ भी आपने कुछ खा लिया, द्रव्यमान लिया अंदर और क्या आ गया, एनर्जी आ गई। तो मतलब क्या हुआ था आपका, आपने क्या किया, द्रव्यमान लिया और क्या ले ली उससे, ऊर्जा। तो मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ऐसे भैया ये कांस्टीन कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है, और उन्होंने यह सिद्ध किया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। क्या, ऊर्जा को द्रव्यमान में या द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। अर्थात ऊर्जा और द्रव्यमान अलग अलग ना होकर, भिन्न भिन्न ना होकर, ये एक दूसरे के तुल्य होते हैं। इसी को द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। तो ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। और इसको कौन सी समीकरण, E बराबर mc² समीकरण से इस समीकरण के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। राइट, इतना ही लिखना है कि ऊर्जा को द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। अर्थात ऊर्जा और द्रव्यमान भिन्न भिन्न ना होकर एक दूसरे के तुल्य होते हैं, समतुल्य होते हैं, और इसी संबंध को हम द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। और इसे एक सूत्र E बराबर mc² से प्रदर्शित करते हैं। E एनर्जी होती है, m द्रव्यमान होता है, और इसमें प्रकाश की चाल एक कांस्टेंट का काम करती है। यानी कि E जो होती है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जिसको बोलते हैं c², और ये आ जाएगा इस तरीके से। राइट, तो ये है आपका द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। चलिएगा, अब बात आती है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। आपने ये सुना होगा AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है बेटा, ये एटॉमिक मास यूनिट। क्या, एटॉमिक मास यूनिट क्या है बेटा, ये एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब क्या होता है, तुमने कभी देखा होगा, जैसे कि मेरे ख्याल से 10 ग्राम 20 ग्राम, राइट, 50 ग्राम 100 ग्राम द्रव्यमान को हम तोलते हैं, जैसे कि आपका ग्राम में, किलोग्राम में, कुंटल में। लेकिन जब परमाणु जो होते हैं, परमाणु बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, और इनका जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम 10 किलोग्राम तो होगा नहीं, ये तो बहुत सूक्ष्म होता है। तो इसीलिए परमाणु यानी कि परमाणु, नाभिक, प्रोटॉन, इनके द्रव्यमान बहुत अति सूक्ष्म होते हैं। अर्थात इनके द्रव्यमान को मापन के लिए एक सूक्ष्म मात्रक बनाया गया, जिसको हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और इस एटॉमिक मास यूनिट का मान 612 यानी कि कार्बन परमाणु के 12वें भाग के बराबर होता है। कितने भाग के, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। राइट, तो अब आपसे कोई पूछने लगे क्या है, डायरेक्ट आप परिभाषा तो इतना भी दे सकते हो कि कार्बन परमाणु 612 यानी कार्बन परमाणु के 12वें, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। ऐसे ही परिभाषा हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है कि मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा बताओ कि भैया परमाणु, नाभिक, परमाणु आदि सूक्ष्म या करो आदि मूल कणों का द्रव्यमान अति सूक्ष्म होता है। अर्थात इनके द्रव्यमान को मापने के लिए एक छोटा मात्रक बनाया गया, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। और इस परमाणु द्रव्यमान मात्रक का मान कार्बन परमाणु के, कार्बन है 612 परमाणु के द्रव्यमान के
12वें भाग के बराबर होता है। यानी इस परमाणु का जो जितना द्रव्यमान होता है उसके 12वें भाग के बराबर होता है ये। तो 12वां भाग इसका कितना होगा वो मैं आपको देखिएगा, इसमें आपकी ऊर्जा वगैरह भी लिख देते हैं। ये देखिएगा, इसका मान आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, 1 AMU बराबर 1.66 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। समझ रहे हो कितना ये कम हो गया सूक्ष्म, ठीक है, इतने किलोग्राम इसका होता है, राइट। और इसकी ऊर्जा की हम बात करें तो 1 AMU में कितनी ऊर्जा होती है, 1 AMU में यदि ऊर्जा की हम बात करें तो बेटा रहे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या डायरेक्टली हम नॉर्मली हम इसको 931 MeV लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में कितना होता है 931.5 होता है बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये ध्यान रखने ला कितना होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेगा का मतलब होता है, एम का मतलब मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बेटा, 10 की पावर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये चीज होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MeV, ठीक है। तो 931 MeV, एक AMU का मान कितना होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी MeV। और यदि हम इसके किलोग्राम के द्रव्यमान की बात करें तो 1.66 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम, इतना इसका द्रव्यमान होता है, राइट। ये समझ में आ गया। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, आपके युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। इसको मिटा देते हैं, रब कर देते हैं, फिर इसको समझते हैं। इनके बाद में तो फिर नॉर्मली छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये क्लियर हो जाएंगे। और कल आपको, यानी कल नहीं, आज ही आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, अब आते हैं अपने युग्म उत्पादन और युग्म विनाश, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे हम। युग्म उत्पादन, ये है युग्म विनाश। जैसे कि दोनों से आपको पता चल रहा है, युग्म उत्पादन, उत्पादन का मतलब युग्मित जोड़ा, जोड़े का बनना। यानी जोड़े का मतलब क्या है, जोड़ा, जोड़ा का मतलब दो चीज बनेंगी आपकी। क्या चीज बनेंगी, तो मतलब ये है कि जब हम किसी पदार्थ पर, ऐसा समझिए ये कोई पदार्थ, पदार्थ के अंदर क्या होगा, नाभिक होगा। जब हम किसी पदार्थ पर उच्च ऊर्जा का गामा किरण फोटॉन डालते हैं, उच्च ऊर्जा गामा किरण फोटॉन डालेंगे, यानी कि एक उच्च ऊर्जा का एक फोटॉन डाला जाएगा। फोटॉन के बारे में हम इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था, तो फोटॉन तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो एक फोटॉन में कितनी ऊर्जा कितनी होती है, hν। कौन ने बताई थी, प्लैंक ने। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में यही तो बताया था, ऊर्जा फोटॉन के रूप में चलती है। तो यानी कि जो प्रकाश है, जो प्रकाश फोटॉन के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के प्लैंक ने क्या बताई थी, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। अर्थात ऊर्जा फोटॉन के रूप में चलती है। तो फोटॉन की, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा hν होती है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है। तो वही चीज, तो एक उच्च ऊर्जा का गामा किरण फोटॉन किसी पदार्थ पर डाला जाता है, पदार्थ पर डाला जाता है, तो ये ऊर्जा पदार्थ के नाभिक द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इसकी ऊर्जा अवशोषित कर लेगा और इसके यहां पर क्या बन जाएगा, इस नाभिक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है, अर्थात एक जोड़े का निर्माण हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। तो मतलब क्या, hν से हमारी क्या हो रही है, एक तो आपका पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो रही है और एक आपका यहां पे इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इसी को बोलते हैं हम युग्म उत्पादन, यानी युग्म का बनना। युग्म बन गया, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन का सिंबल है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ठीक है। तो एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये माइनस है, -1 और ये प्लस का 1, राइट। ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। क्लियर है बात। तो जब किसी पदार्थ पर उच्च ऊर्जा का गामा किरण फोटॉन डाला जाता है तो उसकी ऊर्जा से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इसी घटना को हम युग्म उत्पादन कहते हैं, राइट। तो ये है आपका युग्म उत्पादन। इसके विपरीत कर दो, जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन
अत्यंत पास आते हैं तो ये एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर देते हैं। तो इस घटना को हम युग्म विनाश कहते हैं, ठीक है। और इनके स्थान पर कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, राइट। तो अब आ जाते हैं हम इसके विपरीत, हम बात कर लेते हैं युग्म विनाश की। यहां पे विनाश का मतलब क्या, एक दूसरे को नष्ट कर देना, पूर्णतः विनाश कर देना। दो राजा और महाराजा लड़ाई कर देते एक दूसरे का, वहां पे बहुत ज्यादा आदमी का जान मान की हानि होती थी, जान माल की। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी बातों को मिट्टी डालो, अपनी नई बात पाते हैं। युग्म विनाश क्या होता है? युग्म इस जोड़े का विनाश हो जाना, यानी कि जोड़े का पूर्णतः नाश हो जाना, विनाश हो जाना, नष्ट हो जाना। तो जब एक पॉजिट्रॉन, ये नीचे लगाना पड़ता है सरफिक्स में +1, जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि अत्यंत पास आते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास आते हैं, नजदीक आते हैं, तो ये एक दूसरे का पूर्ण रूप से विनाश कर देते हैं और इनके स्थान पर 2 गामा किरण फोटान की उत्पत्ति होती है, या 2 गामा किरण फोटान बचते हैं, या 2 गामा किरण फोटान बनते हैं। इस घटना को हम युग्म विनाश कहते हैं। तो यहां पर भैया 2 गामा किरण फोटान बनेंगे, ये Hν और Hν। इसकी रिएक्शन को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जैसे कि भैया एक ये है, देखो ऐसा है, देखो ये β0 प्लस β0, यहां पे लिख देंगे +1, यहां पे लिख देंगे -1। एक दूसरे के बिल्कुल पास आए, एक दूसरे का इन्होंने क्या कर दिया, नाश कर दिया, नष्ट कर दिया, और इनके स्थान पर 2 गामा किरण फोटान बन गए। तो इसी घटना को हम बोलेंगे क्या, युग्म विनाश। तो युग्म विनाश क्या होता है? युग्म विनाश एक ऐसी घटना होती है जिसमें एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अत्यंत पास आते हैं एक दूसरे के और एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर देते हैं। इस घटना को हम युग्म विनाश कहते हैं, राइट, क्योंकि इसमें विनाश हो गया, खत्म हो गया, एक जोड़ा खत्म हो गया। यहां पर युग्म का बनना, युग्म उत्पादन, दोनों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों का अंतर करे तो दोनों की परिभाषा लगा देना, बीच में जब की लगा देना, राइट। तो ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला द्रव्यमान क्षति। अब पढ़ेंगे अपना, चलिएगा अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक द्रव्यमान क्षति पर। क्या आ गया? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या होती है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट है ये द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या होता है आप जानते ही होंगे। जैसे चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई यहां पे एक पेट्रोल पंप है। क्या है? पेट्रोल पंप। यहां पे एक मेरे पास में ऐसा समझ लीजिए ये सुपर बाइक है, और कैसे बाइक का घंटा कैसे रहता है, चलो ऐसा ही समझो, ये बाइक है। अब मेरे को इसमें पेट्रोल डलवानी है, ठीक है। यहां से मैं अपनी गाड़ी को यहां पे ले गया और यहां पे मैंने यहां से 5 लीटर पेट्रोल डलवाई, ओके। फिर मैं यहां पर आ गया। क्या अब मेरी गाड़ी के अंदर जो मैंने 5 लीटर पेट्रोल डलवाई है, क्या 5 लीटर पेट्रोल मिलेगी पूरी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? चलो मैं यहीं की बात करूं, जब मैं डलवा रहा हूं तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत उड़ गई होगी, तो 5 लीटर नहीं मिलेगी, 4.99 लीटर में मान लेता हूं, 4.99999 कुछ मान ले रहा हूं, पर पूरी 5.00 लीटर नहीं मिल सकती। वो कहीं ना कहीं इसमें डलवाने में कुछ ना कुछ नष्ट होगी। गाड़ी जब स्टार्ट करेंगे उसमें नष्ट हो जाएगी, तो मतलब थोड़ी बहुत खत्म हो जाती है। वही कारण होता है जब नाविक में क्या चीज मिलती है भाई, नाविक में क्या रहता है? नाविक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, राइट। तो नाविक के यदि मैं वास्तविक द्रव्यमान की यदि मैं बात करूं, नाविक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, वास्तविक द्रव्यमान, तो वास्तविक द्रव्यमान की बात करूं तो सिंपल सी बात है, नाविक का द्रव्यमान निकालूं और मेरे पास में ये प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लूं और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मान लूं, तो मतलब प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर रहता है। लेकिन जब हमने रिसर्च की, वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, तो उन्होंने पाया कि नाविक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, नाविक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से थोड़ा कम रहता है, हल्का सा कम रहेगा, यानी बहुत पॉइंटों में कम। तो द्रव्यमान के इसी अंतर को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। मतलब ये है कि भैया इसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लो 4 और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मान लो 7,
ठीक है। तो जब हम इसका एक नाभिक की संरचना बनाएंगे, नाभिक बनाएंगे, एक नाभिक है जिसमें 4 यानी कि प्रोटॉन 4 यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान 4 है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 3 है, इन दोनों से मिलकर एक नाभिक बन रहा है। तो नाभिक मैं कह रहा हूं एक नाभिक बन रहा है जेड। तो इस जेड नाभिक का जो द्रव्यमान है वो 6.98 या 6.89 या 6.99 इतना होगा, लेकिन कभी भी 7 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब ये नाभिक बना होगा तो इसमें कुछ ऊर्जा मुक्त हो गई होगी। मतलब यह है कि इसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान 4 है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 3 है, तो इससे बनने वाले नाभिक की जो ऊर्जा, नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वो सदैव इनके योग से थोड़ा कम रहता है। नहीं, लेकिन लगभग तो 7 ही रहेगा, इसको 7 ही बोलेंगे हम लगभग, ठीक है। लेकिन वास्तविकता ये कहती है कि किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से सदैव कम रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या नाम दिया था? हमने बोला था ना न्यूक्लियॉन, शुरुआत में बताई थी, न्यूक्लियॉन बताई थी ना, बताई थी। तो मतलब क्या है, द्रव्यमान क्षति की परिभाषा कैसे लिखोगे? किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से सदैव कम रहता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जगह पे आप एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, न्यूक्लियॉन। तो किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से सदैव कम रहता है। इसी को हम द्रव्यमान के इसी अंतर को, यानी जो कमी आ रही है, इसी अंतर को, यहां से यहां तक कितनी कमी आई? 0.01 की कमी आई 7 से 9 में इसमें, ठीक है। तो इसी द्रव्यमान की इसी कमी को, द्रव्यमान के इसी अंतर को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं, इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, राइट। तो ये है आपका, तो इसका सूत्र भी बना लो, न्यूमेरिकल आता है इस पर। अरे यार ये क्या गिरता है, बहुत ज्यादा गिरता है यार ये। तो न्यूमेरिकल आता है भाई इस पर, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिख देना है आपको। द्रव्यमान क्षति का क्या बनेगा? डेल्टा एम से इसको प्रदर्शित करते हैं, तो क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस, यहां पे लिख देंगे हम नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ये बन गया आपका सूत्र। नाभिक, देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का जो द्रव्यमान होगा उसमें से हम नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान घटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? द्रव्यमान क्षति निकल जाएगी। जब मैं मान ले रहा हूं कि भैया एक नाभिक था, नाभिक में एक प्रोटॉन है जिसका द्रव्यमान है 7, एक न्यूट्रॉन है जिसका द्रव्यमान है 4, तो इनका जो, वैसे तो देखा जाए तो इन दोनों का जो योगफल है वो 11 बैठना चाहिए। और नाभिक में कह रहा हूं, इस नाभिक, इनसे बने नाभिक का जो द्रव्यमान है वो है 10.80 है। तो ये 10.80 करेंगे 80, तो इसमें जो अंतर आएगा 0.2 का, इसको बोलेंगे हम द्रव्यमान क्षति। इसको बोलेंगे हम क्या? द्रव्यमान क्षति। यानी कि नाभिक में कितना प्रोटॉन है कितना न्यूट्रॉन है उनका योगफल निकाल लो उनके द्रव्यमानों का, और इस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान निकाल लो, तो उनमें जो अंतर आएगा उसको बोलते हैं कि नाम इसका कैसा है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा। लेकिन काम इसका नाम से विपरीत है। कैसे? देखिएगा, नाभिक में क्या चीज उपस्थित होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, न्यूनतम ऊर्जा
जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाम है बंधन ऊर्जा, बांधने वाली, लेकिन काम है अलग करने के लिए जितनी यूज होती है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल बात यह है कि हम इसको वास्तविक ऊपर की दृष्टि से देख रहे हैं कि वास्तविकता यही है, ये बांधने का ही कार्य कर रही है। देखिए कैसे कि भाई नाभिक में क्या चीज है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको बिल्कुल अलग, एक न्यूट्रॉन मान लो एक प्रोटॉन है, इनको अलग अलग करना है बिल्कुल अनंत तक। तो इसमें कुछ ना कुछ हमें ऊर्जा की आवश्यकता ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी तो ये अलग अलग होंगे। तो इनको कितनी न्यूनतम ऊर्जा दी जाए, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 10 यूनिट ऊर्जा से ये अलग अलग हो जाएंगे, तो भैया 12 दूंगा उससे भी अलग अलग हो जाएंगे, 15 दूंगा उससे भी अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन 9 से अलग नहीं होंगे। अलग कितने से होंगे, 10 से ही होंगे, या 10 से ऊपर की ऊर्जा से अलग हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये 10 जो ऊर्जा है यही नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाएगी, यानी न्यूनतम ऊर्जा। तो किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को, न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। राइट, तो जिस नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी वो नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। सिंपल सी बात है भैया, मैं कह रहा हूं इसको बहुत ज्यादा, मतलब 1000 ऊर्जा, 1000 यूनिट ऊर्जा से, या मैं कह रहा हूं 1000 जूल ऊर्जा से ऊर्जा देने पर यह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग कर पाएगा। ये एक ऐसा नाभिक है, ये मैं कह रहा हूं एक नाभिक है, नाभिक जिसका नाम है जेड। ठीक है, नाभिक समझो, ये जेड है नाभिक। ठीक है, अब इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इनको मेरे को अलग करने के लिए 1000 जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। तो भैया ना तो मेरे पास इतनी ज्यादा ऊर्जा होगी, ना मैं इसको अलग कर पाऊंगा। तो मतलब क्या है, ये ज्यादा स्थायी है। और मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि भैया यहां पे 10,000 जूल की आवश्यकता, ना तो मेरे 10,000 जूल ऊर्जा होगी, ना ये अलग होगा, तो मतलब ज्यादा स्थायी है। तो जिस नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा अधिक होगी वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। क्योंकि यदि इसकी बंधन ऊर्जा, मैं कह रहा हूं ये 5 जूल पर ही एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। देखा ना, कोई आदमी रहता है एक थप्पड़ मार दो छुई में तो शुरू हो जाएगा, या कोई ऐसा कमजोर सा आदमी एक मुक्का मार दो उसका दांत मार टूट के हाथ में आ जाए, तो मतलब क्या है, उसे तो एक मुक्का मार के कर दो घायल। लेकिन एक हसपुष्ट पहलवान आदमी है, उसमें क्या है, तुम वो बोले ना इसको तो लोहा ही मार दो उससे भी असर नहीं होता, तो वो क्या ज्यादा स्थायी है, वो लंबे समय तक टिका रहेगा। तो वही काम है कि उसका मतलब तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो मतलब क्या वो ज्यादा समय तक स्थायी रहेगा। कोई एक आदमी ऐसा है कि उसको थोड़े से मुक्का मारने पे घायल हो जाता है, तो उसको तो हवा भी गिरा देगी, थोड़े दिन बाद तो कोई छोटा बालक मार दे घुसा तो जल्दी ज्यादा स्थायी कहाँ रहा, वो तो टूटता फूटता रहेगा। तो वही चीज है, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा अधिक होगी वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तो अब बंधन ऊर्जा भी समझ में आ गई। अब बंधन ऊर्जा से बंधन ऊर्जा ग्राफ, अब आ जाते हैं बंधन ऊर्जा पर। बंधन ऊर्जा क्या है, प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है, बंधन ऊर्जा ग्राफ कहलाता है। राइट, यानी कि प्रति न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन तथा उसकी द्रव्यमान संख्या के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाएगा, बंधन ऊर्जा वक्र कहलाता है, बंधन ऊर्जा ग्राफ कहलाता है। राइट, अब ये देखिए कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपोर्टेंट कर लेते हैं हम इसको। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या होता है, इनको समझाते हैं। पहले बोर्ड को रिमूव करते हैं, यानी कि इसको क्या कर लेते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, चलिएगा इनको समझते हैं, फिर आपका चैप्टर ही पूरा खत्म हो जाएगा। वैसे 2-3 दिन का काम था ये, लेकिन मैंने एक ही दिन में खत्म करा दिया। इनके ऊपर तो वैसे ज्यादा अभी लेक्चर दूंगा मैं फिर किसी, अब तो बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं और समय बहुत कम बचा है हमारे पास, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन इनको पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन क्या होता है भाई, तो आपसे पता चल रहा है विखंडन, विखंडन यानी कि टूटना। तो जब एक भारी नाभिक, बड़ा नाभिक, भारी नाभिक टूटकर
दो हल्के नाभिक में टूट जाता है, तोड़ दिया मैंने, है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक बाहरी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, उस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ये नाभिक, ये भारी नाभिक। आई बात समझ? तो जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये कैसे टूटता है याद हो तो आपको, हमें ये इसकी एक रिएक्शन देखो। जब हम यूरेनियम परमाणु पर, यूरेनियम 238 परमाणु पर यानी कि न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, एक क्रिप्टॉन और एक बेरिलियम। ठीक है, क्रिप्टॉन और बेरिलियम में टूट जाता है। क्रिप्टॉन होता है आपका 36 88 और बेरिलियम जो होता है वो होता है 56 और 148। इसमें ये टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन बनते हैं और कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, कुछ ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा यहां पे लिखते हैं। चलो, इसमें क्या है, एक 92U238 ये यूरेनियम परमाणु है। यूरेनियम परमाणु पर हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो इसमें क्या है कि एक Ba परमाणु बनता है और एक आपका क्रिप्टॉन परमाणु बनता है और 3 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं और थोड़ी ऊर्जा भी निकल जाती है। Ba का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 36। Ba का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है 56 148 और इस क्रिप्टॉन का है 36 और ये है 88। ये तो 3 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं, राइट। तो ये है आपकी क्रिया। तो जब ये यूरेनियम एक भारी परमाणु है, एक भारी नाभिक है, जब हम इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो ये दो हल्के नाभिकों लगभग बराबर, ठीक है, दो हल्के लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है। इसका 56 क्रमांक है, इसका 36 है, दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इस घटना में थोड़ी ऊर्जा भी मुक्त होती है। इसमें थोड़ा सा यानी कि इसमें देखो ये न्यूट्रॉन है और इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी की, 3 न्यूट्रॉन फिर निकल गए। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा और बनता है आगे, तो इस क्रिया को लिखना पड़ेगा जब आपको ये नाभिकीय विखंडन की क्रिया आएगी। अब ये नाभिकीय जो विखंडन क्रिया है ये श्रृंखला के रूप में चलती है। श्रृंखला के रूप में कैसे चलती है भाई? श्रृंखला के रूप में ऐसे चलती है कि देखिएगा, ये नाभिकीय विखंडन क्रिया कैसे चलती है, श्रृंखला के रूप में चलती है। श्रृंखला के रूप में क्यों चलती है भाई? देखो, एक नाभिक है, हमने इस पर एक 0N1 एक न्यूट्रॉन की बमबारी की तो ये लगभग 2 बराबर उसमें टूट जाएगा, लगभग बराबर में। और यहां से 3 न्यूट्रॉन फिर बन जाते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं इसमें से। अब ये 3 न्यूट्रॉन फिर से इससे टकराएंगे, फिर से इसको 2 भागों में तोड़ देंगे, फिर से यहां पर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये फिर से टकराएंगे, यानी ये क्रिया चलती रहती है। तो इसमें क्या है कि एक श्रृंखला बना लेती है और श्रृंखला के रूप में ये क्रिया चलती रहती है, बार बार दोहराई जाती है। ठीक है, और तब तक चलती रहती है जब तक एक स्थायी नाभिक प्राप्त ना हो जाए। तो ये श्रृंखला के रूप में चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें लिखना क्या है, इसमें थोड़ी सी, अब इसको बोर्ड में लिखना कैसे नाभिकीय प्रक्रिया को। तो जब यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो यह दो लगभग बराबर, दो हल्के लगभग बराबर परमाणुओं में टूट जाता है और 2 या 3 लिख देना, 2 या 3 न्यूट्रॉन मुक्त करता है, 2 या 3 न्यूट्रॉन मुक्त करता है। यह न्यूट्रॉन पुनः परमाणु से टकराकर फिर उन परमाणुओं को भी 2 भागों में तोड़ देते हैं और पुनः 2 या 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और यह क्रिया श्रृंखला के रूप में लगातार चलती रहती है, राइट। तो ये कॉपी में देखो, मेरी कॉपी में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। देखो, ये
मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं, इस पे लिखा हुआ है, जब यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो यूरेनियम परमाणु लगभग 2 बराबर परमाणुओं में टूट जाता है और 2 या 3 न्यूट्रॉन मुक्त करता है, 2 या 3 न्यूट्रॉन मुक्त करता है। ये न्यूट्रॉन पुनः नए परमाणुओं से टकराते हैं और उन्हें भी 2 भागों में तोड़ देते हैं, दो भागों में 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में तोड़ देते हैं। अतः यह प्रक्रिया श्रृंखला के रूप में लगातार चलती रहती है। राइट, अब ये श्रृंखला के रूप में चल रही है तो बेटा ये 2 प्रकार की होती है क्रिया। जैसे ये श्रृंखला के रूप में और चलेगी, आगे इनको भी 2 में तोड़ेगा, ये भी 2 में टूट जाएंगे, फिर ये भी 2 में टूट जाएंगे और ये भी 2 में टूट जाएंगे। इसी तरीके से थोड़ा सा मैं और आपको यहाँ पर और श्रृंखला के रूप में बता दे रहा हूँ कैसे चलती है ये। देखिए देखिए बेटा, इस श्रृंखला के रूप में कैसे चलती है, जैसे कि एक नाविक 2 में टूटेगा, फिर यहां से 2-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये फिर से टकराएंगे, ये फिर से इनको 2 भागों में तोड़ेंगे, फिर से यहां से न्यूट्रॉन निकलेंगे 2 या 3, फिर से इनको 2 भागों में तोड़ेंगे, ये इसी तरीके से फिर से ये 2 भागों में टूटते, इसी तरीके से श्रृंखला बनती चली जाती है। ठीक है, हर परमाणु 2 भागों में टूटता जाता है, 2 या 3 न्यूट्रॉन फिर से बनते जाते हैं और यह प्रक्रिया फिर से चलती जाती है। राइट, तो यहां से आपको एक चीज मिल रही है, वो क्या मिल रही है कि ये श्रृंखला में चलती जा रही है। तो इसीलिए ये श्रृंखला अभिक्रिया 2 तरीके की होती है, एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और एक होती है आपकी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। राइट, अनियंत्रित श्रृंखला और नियंत्रित श्रृंखला। अनियंत्रित क्या होती है, जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इस पर मतलब ये चलती रहती है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि हम इसको रोकना भी चाहेंगे तो नहीं रोकेंगे, नियंत्रित होती नहीं है। जिस क्रिया को नियंत्रित ना किया जा सके उसको अनियंत्रित बोलेंगे। लेकिन नियंत्रित में क्या रहता है कि हम इसको मंदक का यूज करके हम इसकी क्रिया को मंद कर सकते हैं, इसकी क्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, इसको हम अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो यानी कि इस पर क्या होता है, एक मंदक का उपयोग करते हैं, जैसे कि एक मंदक ऐसे लग जाता है वो मंदक, तो मंदक के तौर पर हम क्या लगाते हैं, मंदक में आपका भारी जल और भी अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मंदक का यूज करते हैं। और उस मंदक के तौर पर हम क्या यूज कर सकते हैं, मंदक के तौर पर हम भारी जल, ग्रेफाइट और हम बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड, तो इन चीजों का हम मंदक के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये श्रृंखला अभिक्रिया को मंद कर देते हैं। मंदक क्या होता है, मंदक एक ऐसा पदार्थ होता है जो न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देता है, उसको हम बोलते हैं मंदक। तो ओवरऑल आप समझ रहे हो, ये श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करेगा, लेकिन कैसे, देखो ये श्रृंखला अभिक्रिया किसके कारण चल रही है, इनके कारण चल रही है, न्यूट्रॉन के कारण। यदि यहां पे ये एक न्यूट्रॉन यहां पे हमने छोड़ा और इसको इसने 2 भागों में तोड़ दिया, यदि यहां से 3 न्यूट्रॉन ना निकलते तो क्या आगे बढ़ती श्रृंखला अभिक्रिया, नहीं बढ़ती। तो इसीलिए मंदक क्या किस पर असर करता है, इन परमाणुओं पर असर नहीं करता, मंदक असर करता है इसने न्यूट्रॉनों की गति पर। जब ये न्यूट्रॉन गति नहीं कर पाएंगे, आगे जा ही नहीं पाएंगे, यानी इन परमाणुओं से नहीं टकराएंगे, तो ये 2 भागों में टूटेंगे ही नहीं। तो ये न्यूट्रॉनों की गति को रोकता है, गति को मंद करता है। जब ये आगे नहीं जाएंगे तो ये कुछ हद तक की, मैं कह रहा हूं यहां से ये न्यूट्रॉन नहीं निकल रहे तो आगे टूटेगा ही नहीं परमाणु।
क्योंकि भाई एक परमाणु में एक न्यूट्रॉन आया, इसने इसको दो भागों में तोड़ दिया, तो यहां से जो 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं और 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। यदि यहां से ये 3 न्यूट्रॉन ना निकले तो ये तो यहीं से टकराएंगे नहीं नई परमाणुओं से, जो नए परमाणु से नहीं टकराएंगे तो आगे परमाणु श्रृंखला चलेगी नहीं, श्रृंखला खत्म। क्योंकि जब ये न्यूट्रॉन निकलते हैं, यही न्यूट्रॉन फिर से इनसे टकराते हैं, फिर इनको दो भागों में तोड़ देते हैं। ये एक न्यूट्रॉन यहां पर जाएगा, इनको दो भागों में तोड़ देगा, यहां से फिर से न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर से इनको तोड़ेंगे। तो मतलब जब इनसे न्यूट्रॉन ही नहीं निकलेंगे तो श्रृंखला अभिक्रिया चलेगी नहीं। तो श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित करने के लिए किस पर असर करता है मंदक? न्यूट्रॉनों की गति पर है, न्यूट्रॉन पर असर करता है। तो मंदक भी समझ में आ गया। मंदक क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जो न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, नाभिकीय रिएक्टर, तो उसमें हमारा क्या कोई दो ये भारी ये मंदक, एक भारी जल मंदक D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? मंदक होते हैं। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय विखंडन हो गया, नाभिकीय संलयन पर चलते हैं हम। नाभिकीय संलयन क्या होता है? चलिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं। अब आ जाते हैं नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन, जब दो हल्के नाभिक एक दूसरे से जुड़कर बाहरी नाभिक को निर्माण करते हैं, बाहरी नाभिक का निर्माण करते हैं, उस क्रिया को हम बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो जब दो हल्के नाभिक एक दूसरे से जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो भैया एक हल्का और एक हल्का मिलके क्या बना ले रहे हैं? एक भारी नाभिक बना लेते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। राइट, तो नाभिकीय संलयन कैसे होता है देख लीजिए। तो दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन देखिएगा, एक हाइड्रोजन का ये समस्थानिक है 1H2 प्लस, एक है दूसरा 1H2 यानी कि ड्यूटेरियम है। ये ड्यूटेरियम जुड़कर क्या बनाएगा? 1H3 बनाएगा प्लस 1H1 बनाएगा। ये 1H3 फिर से इससे जुड़ेगा 1H2 से यानी ड्यूटेरियम से, और यहां पर क्या बनाएगा? 2He4, एक हीलियम परमाणु बना लेता है। क्या बना लेता है? एक हीलियम परमाणु बना लेता है। देखो, ये ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम है। दो ड्यूटेरियम मिलकर एक ट्राइट्रियम बनाते हैं, ट्राइट्रियम के साथ में एक ड्यूटेरियम फिर से मिलेगा, तो ये क्या बना लेते हैं? एक हीलियम परमाणु बना लेते हैं, और यहां से एक न्यूट्रॉन बनता है और प्लस कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो हीलियम परमाणु है ये, और इसी तरीके से ये क्रिया चलती रहती। तो ध्यान से समझ लेना ये क्रिया। देखो, तो ओवरऑल बात है, एक अल्फा कण बनने में यानी कि एक हीलियम परमाणु बनने में कितने ड्यूटेरियम की आवश्यकता पड़ती है? 3। तो कंपटीशन एग्जाम के लिए याद रख लेना, 3 ड्यूटेरियम परमाणु मिलकर एक क्या बना लेते हैं? हीलियम परमाणु बना लेते हैं। राइट, तो अब देखो एक चीज पता चल रही है, यहां से ये चीज 1H1 निकले, ये ऐसे और आगे निकलेंगे, और क्रिया को ऐसे चलाते जाओ तो फिर से निकलते जाएंगे, फिर से आपस में जुड़ेंगे, ड्यूटेरियम बनाएंगे भाई 1H1 और प्लस 1H1 करके नहीं, ये क्या बना लेंगे? 1H2, और यहां पे क्या क्या लिख देंगे? चलिएगा, तो ओवरऑल बात यह है कि एक ड्यूटेरियम दो ड्यूटेरियम मिलकर एक ट्राइटियम बनाते हैं, फिर से एक ड्यूटेरियम मिलेगा तो क्या बनाएंगे? आपका हीलियम परमाणु बनाएंगे। तो एक हीलियम परमाणु बनने में कितने ड्यूटेरियम की आवश्यकता पड़ती है? 1 2 3। तो 3 ड्यूटेरियम से क्या बन जाता है? एक हीलियम परमाणु बन जाता है। राइट, तो ये आ गया। अब बात आती है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए। दोनों की परिभाषा लिख देना, एक एग्जाम्पल वाली रिएक्शन लिख देना, हो गया अंतर। और कुछ थोड़ा सा वैसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दीजिए भैया कि ये वाली जो क्रिया है नाभिकीय विखंडन की क्रिया साधारण ताप पर कराई जा सकती है,
कराई जाती है और नाभिकीय संलयन क्रिया जी उच्च ताप पर कराई जाती है। इस क्रिया को हम नियंत्रित भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्रिया को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये नाभिकीय रिएक्टर में यूज होती है, ये हाइड्रोजन बम में होती है। जो एटम बम होता है वो और हाइड्रोजन बम होता है वो, तो एटम बम से कई हजार गुना पावरफुल होता है हाइड्रोजन बम। एटम बम को भी तो एक बार को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन क्रिया होती है और नाभिकीय संलयन क्या होती है, नियंत्रित नहीं की जा सकती। ये समझ लेना। अब बात आती है कि जो सूरज होता है, सूरज, ये सूर्य की ऊर्जा, सूर्य इतनी ऊर्जा देता है, यानी कितनी ऊर्जा देता है, यानी एक सेकंड में कितनी ऊर्जा देता है, 4 गुणा 10 की पावर 26 जूल ऊर्जा एक सेकंड में उत्सर्जित कर रहा है अपने आप से। तो इस ऊर्जा का उसका स्रोत क्या है, इतनी ऊर्जा ये लाता कहां से है? सौर ऊर्जा। देखो दुनिया भर की बिजली बन रही है, कितनी ऊर्जा यूज हो रही है एक सेकंड में, इतने जूल, कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी ऊर्जा, एक दिन में कितनी ऊर्जा दे देता होगा। तो ये कहां से आती है सूर्य के पास में ऊर्जा? तो भैया सूर्य जो होता है ना, सूर्य में क्या चीज है, हाइड्रोजन और हीलियम है। क्या है? मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम है। वैसे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही जुड़ के क्या बना लेती है, हीलियम बना लेती है। और ये क्रिया अनंत समय तक चलती रहती है और इससे क्या होती रहती है, ऊर्जा मुक्त होती रहती है। क्या होती रहती है, ऊर्जा मुक्त। हाइड्रोजन संलयित होकर, यानी एक दूसरे से नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती रहती है और आपका हीलियम परमाणु बनता रहता है और ऊर्जा मुक्त होती है। थोड़ा सा लिख देंगे हम, सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत होता है, सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत होता है और सूर्य 4 गुणा 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। सूर्य यह अपार ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है। हल्के नाविकों के नाभिकीय संलयन की क्रिया से निर्मित होती है। सूर्य को यह अपार ऊर्जा हल्के नाविक जैसे कि हाइड्रोजन का ये जो समस्थानिक है इनसे, ठीक है, तो हल्के नाविकों के नाभिकीय संलयन क्रिया से निर्मित होती है। राइट, तो ये इसका थोड़ी सी लिख दोगे, बाकी नोट्सों में मिल जाएगी। राइट, तो इसी कारण इसका ताप बहुत अधिक होता है और इसी के लिए इसमें क्या होती है, ऊर्जा, अपार ऊर्जा निर्मित होती रहती है। इसकी रिएक्शन में आपको बता दूं, रिएक्शन तो कुछ नहीं है, आप लिख देना 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 एरो 2He4 प्लस इसमें प्लस 1 बीटा 0 2 और प्लस 2 न्यू ऊर्जा निकलेगी, प्लस बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी। ये रिएक्शन है। थोड़ा सा इसके ऊपर बाद में कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा, पता है, देखो आपको मैं समय बता दूं, देखो कितना हो रहा है, रात का समय हो रहा है लगभग। मेरा मोबाइल कहाँ है, ये देखिए, एक सेकंड आपको दिखा दे रहा हूं मैं। देखिए 2:45 का समय हो रहा है, रात के 2:45 पे मैं वीडियो बना रहा हूं। ये 2:45 का समय हो रहा है ये, और इस समय ये वीडियो बनाई जा रही है। अब आ रही है मेरे को नींद और इसको कल करूंगा मैं एडिट, ठीक है। चलिएगा, तो बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में। और हाँ, अब तो केवल एक चैप्टर रहेगा, 14वां चैप्टर। 14वें चैप्टर को भी जल्दी से 2 या 3 वीडियो में खत्म करा देंगे। उसके बाद में फिर पूरा फिजिक्स खत्म तुम्हारी, फिर केमिस्ट्री बचेगी, केमिस्ट्री को भी जल्दी ही खत्म कर देंगे। तो फिर आपका केवल क्या, फिर तैयारी पर जोड़ देंगे। राइट, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सेकंड चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।